हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पीछे अभी तक कुल मिला के 11 लेक्चर कर रखा है और ये अपना 12वां क्लास है। मतलब कुल चैप्टर नंबर 3 में अगर देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 12 है। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। एक ऐसा कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं जिससे अगर आप वो सीख लेते हैं तो इसके पीछे के सारे कंसेप्ट लगभग आपको आ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में एक बेहतरीन है और इसे सीखने का जो जुनून होता है बच्चों में वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना वो टफ मानते हैं। तो आइए इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए हम एक आपको बेहतर तरीका सिखाते हैं जिससे हम इस एक्सरसाइज में आने वाले ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा यदि आपने ये जो कुछ देर का क्लास होने वाला है इसको आप देख लेते हैं। तो ये क्लास नंबर 12 है और हम आसान तरीकों से आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अ, आज हम जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके ही बुक में उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर 17 है, मतलब क्वेश्चन संख्या उदाहरण संख्या 17 है। इसमें अभी तक आपने जो समीकरण सीखा है, जरा 1 मिनट आप यहाँ देखो तो आप इस समीकरण को देखें, जैसे कि एक्स प्लस 3y बराबर 5, एक्स प्लस 5y इक्वल टू 9, इस टाइप का समीकरण आपने देखा है। लेकिन आपके सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो जरा देखिए, इसमें x ऊपर नहीं, ये बटा वाला संख्या है और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बच्चों को पहली बार में किसी किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैं आपको जब सिखाऊंगा तो आपको ये पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक जैसे सीख रखा है आप वैसे बनाओगे तो शायद बनेगा, बट टाइम टेकिंग बहुत होगा, गलतियां भी हो सकती है, ज्यादा संभावना है कि गलतियां हो जाए। लेकिन मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूं ये अप्रोच बहुत आसान है, आप इसे एक बार सीख लो फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहता हूं ताकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में आपको बार बार वो बात बताना ना पड़े, एक ही बार आप समझ लो। आपको इतना पता है अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5y तो क्या मैं इसको 5 गुना y भी लिख सकता हूं? अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कहीं पे 1/6 और गुना में y लिखा है तो क्या मैं इसे y/6 लिख सकता हूं? क्योंकि गुना जब करेंगे तो गुना जब होगा तो ये y गुने 1 तो y और नीचे में 6 तो 6। अगर इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। डेफिनेटली आप इसको इस फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं। अगर इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही बात है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि 1/x, इसका ये मतलब है कि हम इस पूरे के स्थान पे गुना में 1 मान सकते हैं और इस पूरे को कोई संख्या ऐसा मान लिया जाएगा जो इसमें शामिल ना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 4 और बटा में लिखा हुआ है x, क्या इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 4 गुने 1/x। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/y तो क्या मैं इसको 2 गुने और 1/y लिख सकता हूं? आप इसको गुना करोगे ना तो ये वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप आसानी से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आपको मैं बताता हूं कि आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा ही कुछ दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 2/x लिखा हुआ है। तो आपको ना इस वाले इक्वेशन को पहले थोड़े से बदलाव करने होंगे, देन उसके बाद आप इसे सॉल्व कर पाओगे। जैसे क्या मैं जरा देखना गौर से, क्या इस वाले समीकरण को ऐसा मान सकता हूं, ये जो 2/x है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 2 गुने 1/x लिख सकता हूं ना। ठीक है, अगर आप इतना समझदार हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि मैं मान लेता हूं। इस इस टाइप के सवालों में एक बात अच्छी होती है कि यहाँ देखो, यहाँ भी नीचे में x है तो यहाँ भी केवल x ही रहेगा। अगर कहीं पे ऐसा आ जाए कि 2
बटा x माइनस वन, तो नीचे एक समीकरण ऐसा है तो दूसरा में भी ऐसा ही रहेगा, नीचे में भी रहेगा, ऊपर में कुछ भी संख्या आ सकता है यहाँ पर ये, जैसे कि एग्जांपल के लिए 4 और बटा, लेकिन नीचे में यहाँ पर x माइनस वन है तो यहाँ भी आपको x माइनस वन ही देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी बात होती है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको और दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पे आप देखिए x माइनस वन है, यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन ही है, यहाँ पे y माइनस टू है, यहाँ भी y माइनस टू है, तो इसीलिए इस फॉर्मेट को आपको ध्यान से सीखने की आवश्यकता है। ओके, तो चलिए अब आगे आपको सिखाते हैं, पहले क्वेश्चन पे पुनः आते हैं, फिर आपको ये सॉल्व करके दिखाएंगे। आइए क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 1/x है, तो मैं मान लेता हूं कि 1/x को कोई संख्या मान देता हूं। ठीक है, माना कि 1/x बराबर p, इसको कोई ऐसा वेरिएबल मानना है, जैसे कि यहाँ पर x और y है तो x y के अलावा कोई वेरिएबल आपको मानना है, जैसे लाइक a b c d कुछ भी आप मान सकते हो। फिर मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर 1/y भी है, 1/y भी था, तो इस 1/y को हम क्या मान रहे हैं, q मान रहे हैं। जो वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा उस वेरिएबल को आपको मान लेना है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया अभी जस्ट, क्या 2/x है तो क्या इसको मैं अगर 2 गुना 1/x लिखूंगा, फिर ये इस 1/x के जगह ये संख्याएं आपको पुट कर देनी है। ठीक है, क्या आप इतना समझ गए? ओके, आप इतना समझ गए। आगे बात करते हैं। अब इतना मान लिया हमने तो हम समीकरण क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नाउ, अब ये 2/x है तो हमारे पास संख्या आएगा 2, और ये 1/x, देखिए यहाँ पर 1/x भी शामिल है, आपको मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया। इस p को मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ, ये 2p हो जाएगा, और प्लस 3, और 1/y भी इसमें शामिल है, क्योंकि 3 गुने 1/y तो लिख सकते हैं, और इस 1/y के जगह पे क्या मानना है हमने, q, तो हम क्या लिखेंगे q। या फिर मैं आपको ना ऐसा करके ही पहले क्वेश्चन में कर देता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप खुद ही कर लोगे। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुने 1/x ऐसा, या इसको इस रूप में करते हैं 2 इंटू 1/x और प्लस 3 इंटू 1/y बराबर 13 दिखा हुआ है। अगेन फिर 5 इंटू 1/x प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 4 इंटू 1/y और इक्वल टू -2। अब मैंने जो माना है 1/x को p मान दिया है और 1/y को हमने q मान दिया है, तो फिर इस 1/x के जगह p मान रखेंगे और 1/y के जगह q मान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको इतना डिटेल कर दिया है, बट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से इस फॉर्मेट में ना लिख के जब ये लिख लेंगे तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां लिख सकते हैं 2 और 1/x को क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, जो यहाँ पर हमने माना था, प्लस तो प्लस 3 और 1/y को हमने q माना है तो यहाँ पर q मान देंगे, और बराबर 13 है तो बराबर 13। अगेन फिर 5 और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 1/x को हमने क्या माना है p, तो यहाँ मानेंगे p, और माइनस 4 है तो 4/y है उसको q माना है तो q, और इक्वल टू -2 था तो -2। ठीक है, ध्यान रखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको पहले पुराने फॉर्मेट में लाने का कोशिश किया है। अब हम इसे किसी भी एक तरीके से उड़ा सकते हैं, जो 4 तरीका मैंने आपको सिखाया है, लेकिन उसमें से ग्राफीय विधि आप उपयोग ना करो, ताकि क्योंकि उसमें ग्राफ की पेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन और है, तो आप उसमें से ज्यादातर लोग या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि पर अपना फोकस करते हैं, तो आप भी उन दोनों में से कोई एक लगा लो। देखिए इस ये मिला था हमारे पास इक्वेशन 1 और ये मिला था इक्वेशन 2, हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। आपके पास अब आपके पास आप फ्री हो कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे तो p और q का मान मिलेगा। तो जो p और q का मान मिलेगा लास्ट वाले में बस एक स्टेप बढ़ना है कि p का मान यहाँ रख देंगे और x के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा, और q का मान यहाँ पुट कर देंगे, फिर y का मान निकल जाएगा। बस थोड़ा सा एक स्टेप बाकी क्वेश्चन की तुलना में ज्यादा करना है। तो आइए अब इसको p और q का मान आपको और बहुत अच्छे तरीके से पहले ही मैंने सिखा रखा है कि कैसे इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कोई भी विधि आप लगा सकते हो, जैसे कि चलिए हम मान के चलते हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, तो हम चलेंगे समीकरण 1 से।
कोई भी विधि आप लगा सकते हो, विलोपन भी लगा सकते हो। तो समीकरण एक से है तो समीकरण एक यहाँ लिखेंगे, एक नहीं यहाँ तीन है, तो समीकरण तीन से चलना पड़ेगा। समीकरण तीन से, समीकरण तीन से, ओके। तो समीकरण तीन में क्या है, 2p प्लस 3q बराबर 13, ठीक है। अब हम इसे p का मान निकालेंगे, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, पहले से 13 और ये 3q प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3q। तो यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 3q और बटा में कितना हो जाएगा 2। ये जो p का मान निकला तो समीकरण 3 4 हो रखा था, तो आप आगे बढ़ाते जाना, इसको हम समीकरण 5 मान सकते हैं। अगेन अब क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को हमको किस में, 3 से चले थे तो 3 में को छोड़ के 4 में पुट कर देना है। तो लिखना पड़ेगा समीकरण, मैंने आपको सिखा रखा है, समीकरण 4 में, समीकरण 4 एंड 3 से आप ऐसे लिख लेना, 4 एंड 3 से। तो समीकरण 4 और 3 से आप चलोगे तो समीकरण 4 पहले आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण 4 क्या है, 5p माइनस 4q बराबर माइनस का 2। अब हमने p का मान निकाला है तो p के जगह p का मान आपको रखने होंगे, p के जगह p का मान रखते हैं। तो 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, और p का मान कितना है, तो p का मान है 13 माइनस 3q और बटा में कितना है 2, और इधर है माइनस 4q बराबर माइनस का 2। आप इसे आप सॉल्व कर लो, 13 गुने 5 कितना हो जाएगा 65, माइनस 5 दिया 15q, और ये बटा का रहेगा 2। एक स्टेप हम यहाँ पे कम भी कर सकते थे, माइनस 4q बराबर माइनस का 2। अब इसका भी भिन्न का जोड़ कीजिए, फिर इस 2 को पूरा नीचे के आ जाएगा और इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 65 माइनस 15q, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 दूना 8q, और ये नीचे पूरा के नीचे 2 आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 4, क्योंकि पहले से 2 माइनस में है और ये गुना आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप यहां से अब ऐड करोगे तो माइनस 15 और माइनस 8 हो जाएगा माइनस 23q, और बराबर उधर माइनस 4 है, और ये प्लस का 65 इधर आएगा तो माइनस का 65 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 23q, और इधर हो जाएगा माइनस का 69। ये माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं, और इस 23 को, इस 69 को 3 बार में काट देगा, तो q इक्वल टू हमारे पास एक नंबर आ गया 3। ठीक है, अभी मैं p का भी मान निकालता हूं, उसके बाद हमें चूंकि x और y का मान निकाला था, हल ज्ञात कीजिए, मतलब जो वेरिएबल्स आपको मूल समीकरण में दिख रहा था x और y, उसके मान निकालने हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको p और q के रूप में चेंज किए थे ताकि बनाना आसान हो जाए। अब इस q का मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे, 5 में। तो देखेंगे यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 में, समीकरण 5 में q बराबर 3 रखने पर, अब इसको रख रहे हैं तो रखिए जरा। तो समीकरण 5 में जो लिखा हुआ उसको लिखिए, p बराबर 13 माइनस 3q, और बटा में कितना है, बटा में है 2। अब इसके मान को अगर रखा जाए तो क्या आएगा, तो 13 माइनस 3 और गुने q का मान कितना है 3, और बटा में 2। तो p बराबर क्या हो जाएगा, जरा यहाँ देखिए, 13 में से 9 घटाएंगे, 3 गुने 3 कितना होगा 9, तो 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बटा 2, और इसको कट करेंगे तो कितना 2, यानी कि p का मान हमें कितना मिल रहा है 2। q का मान कितना मिला है, q का मान मिला है 3 और p का मान मिला है 2। अब आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना था, बस p के जगह p का मान रखना है और q के जगह q का मान रखना है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। चलिए, हमको पता है कि 1/x बराबर क्या था p, तो 1/x और p का मान कितना आया, p का मान आया है 2। अब यहां से x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको मैं पलटी मार दूंगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चूंकि नीचे कुछ नहीं तो एक रहेगा, या तो आप क्रॉस गुना कर लो, और नहीं तो इसको पलटी मारूंगा तो नीचे 1 आ जाएगा, तो इसको पलटी मारेंगे तो हो जाएगा x, और नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, और इसको भी पलटी मारेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो x का मान अपने पास निकल गया। एक और कंडीशन था अपने पास कि 1/y को हमने q मान रखा था, और q का जो मान आया है वो कितना आया है, जरा यहाँ देखिए, q का मान आया है 3 आपके पास, तो आप यहाँ कर लो 1/y और बराबर 3, फिर यहाँ भी आप पलटी मार दो तो यहाँ हो जाएगा y और बराबर हो जाएगा 1/3। तो आपके पास x और y का मान अब निकल चुका है, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। बताओ, है भारी? बिल्कुल भारी नहीं। मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया, एक स्टेप एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। अपने पास मूल रूप से ऐसा समीकरण मिला था
लेकिन हमें ऐसे समीकरण को थोड़ा-सा आसान बनाने के लिए हम उसको इस टाइप के समीकरण में बदल दिए। बदलने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर जो अगर 2 को मैं हटाता हूँ तो 1/x बचता है, तो उस 1/x को हमने एक दूसरा वेरिएबल मान लिया। आपको भी ऐसे ही मानना पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि p, q ही माने, ऐसा वेरिएबल मानना चाहिए कि जो यहाँ पे शामिल ना है। ओके? वैसे ही 1/y की जगह हमने q माना। अब चूंकि इसकी एक खास बात है कि नीचे जो वेरिएबल आपको दिख रहा था, वो सेम कंडीशन आपको नीचे वाले में भी दिखेगा। अब इसी बात को हमने इस समीकरण को इस फॉर्मेट में बदला और उसके मान को यहां बदल दिया। ध्यान रखेंगे अगली बार से हम ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे और ये मान के डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और ये इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। उसके बाद इन दोनों समीकरणों को हमने आपको जो भी विधि सिखाया है उसमें से हमने प्रतिस्थापन विधि यूज किया है। आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा हम P और Q का मान निकालेंगे। तो हमने P और Q का मान निकाल लिया और जो P और Q का मान निकाला था, तो जो हमने माना था P और Q को, उसके स्थान पे यहाँ पे पुट कर दिया और x का और y का मान फाइंड आउट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी बात को फिर से दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है। अब यह है एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें कहा गया कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। मतलब आपको जो समीकरण दिख रहा है उसको पहले आपको रैखिक समीकरण बनाना है, तब आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए, मैंने आपको समझाया था अभी जस्ट। देखो, इसके नीचे x-1 है, इसके नीचे भी x-1 है, इसके नीचे कितना है, इसके नीचे आपको y-2 है और इसके नीचे भी आपको कितना दिया है, y-2। तो हम यहां पर मानेंगे, क्या मानेंगे, तो यहां लिखते हैं माना कि क्या मानना चाहिए। तो यहां देखिए, अगर 5 को गायब कर देंगे, देखो तो क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 होगा ना, तो 1 को आप लिख सकते हैं कि 1 बटा और क्या लिखेंगे, नीचे कितना है, x-1। नीचे जो भी रहेगा सबको लेना है, नीचे आपको जो भी मिलेगा सबको लेना है। इसको हम p मान लेते हैं और एक और संख्या हमें 1/y-2, इसको क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। अब आप इतना समझदार हो गए हैं, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते थे, इसको इक्वेशन से सेकंड मान सकते थे। अब इस मान को जो हमने मान लिया है उसको कर देना है। तो अच्छा, 5 तो हटा लिए थे, तो बाकी बचा था कितना, x। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5, जो हटाए थे वो 5, और बाकी जो 1/x-1 है उसके स्थान पे हम लिखेंगे कितना, p। डन। आगे प्लस है तो प्लस, फिर 1 है तो 1, और 1 आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1/y-2 ही है और 1/y-2 को हमने q मान रखा है, तो प्लस में हो जाएगा q और इक्वल टू हो जाएगा 2, इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो इसको हमने क्या क्या कर रखा है, 5p + q = 2। ये वाला इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो हमने मान रखा है। अब आपको क्या करना है कि इस वाले इक्वेशन को भी इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो देखिए, लिखेंगे 6 और हमारे पास जो नीचे था वही ऊपर वहां भी था, तो हम इसको क्या मान चुके हैं, p, फिर या -3q = 1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 हमने मान रखा था, तो अभी हमारे पास समीकरण 4 आएगा। देखा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो चलिए हम अभी इसको विलोपन विधि का यूज करते हैं। विलोपन विधि का यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, देखिए 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ q है, यहाँ 3q है। अगर इसको मैं 3 बना दिया, इसको मैं 3 बना दिया, फिर इसको जोड़ देंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट साइन के साथ है तो हमें क्या करना है, अपोजिट साइन के साथ रहेगा तो जोड़ना चाहिए। अगर डिफरेंट सेम साइन के साथ रहेगा तब हमें घटाना चाहिए। तो आप इसको जोड़ लेना, क्या करना है, पहले समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और फिर समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो यहां लिखते हैं समीकरण समीकरण 3 गुने 3, मतलब समीकरण 3 है उसमें हमने 3 से गुना किया है और फिर घटाना है, क्या, समीकरण, सॉरी, जोड़ना है समीकरण 2 को, समीकरण 4 को। तो समीकरण 4 करने पर, ये करने
पर। तो समीकरण इसको हमने 3 से गुना किया है, तो गुना कीजिए। तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 15p, फिर आगे प्लस 3q और बराबर 3 से गुना करेंगे इसमें भी, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। अब नीचे वाले में कुछ करना नहीं है, तो आप उसे सेम लिखेंगे। 6p माइनस 3q बराबर 1। 6p माइनस 3q बराबर 1। आप इसे क्या कर रहे हैं? आपको जोड़ना है। तो जब जोड़ करते हैं तब नीचे साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भली भांति आपको पता है। तो 15 में जोड़ना है 6, तो कितना हो जाएगा? 15 6 21 p p, और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 6 आए कितना हो जाएगा? 7। अब इस 7 3 बार, और इधर तो 1 रहेगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 उधर जाएगा, तो 1/3। तो p का मान अभी मिला हमारे पास 1/3। लेकिन हमें p का मान नहीं निकालना था, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए p के रूप में बदला था। तो अब हम q का मान निकालेंगे, तो इस मान को इसमें पुट करते हैं। किसमें? आप किसी में डाल सकते हो, 2 3 में या 4 में। तो हम अगर 3 में ही डालते हैं, किसमें? 3 में। तो यहां लिखते हैं समीकरण 3 में p बराबर 1/3 रखने पर, 1/3 रखने पर, ठीक है। अब इसको अगर रखते हैं तो समीकरण 3 आप लिखिए। समीकरण 3 क्या है अपने पास? 5p प्लस q बराबर 2। अब इस p के जगह 1/3 आपको पुट करना है, तो 5 गुने 1/3 प्लस q इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम आपको आगे सॉल्व करते हैं। इसको गुना करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, उधर भेज देना है। तो q बराबर पहले से तो 2 है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5/3। अब इसे सॉल्व करोगे तो q बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5 और बटा में 3, यानी कि q बराबर हो जाएगा 1/3। तो हमने p और q का मान तो निकाल दिया। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था p और q जब निकल जाए तो आपको जो हमने माना था उसके जगह p और q का मान पुट कर देना है। तो आइए अब आपको मैं आगे सिखाता हूं। इसको आगे कैसे करेंगे? तो ये जो माना है हमने उसी को आगे लिखेंगे। हमने क्या माना था? 1/x माइनस क्या था? 1/x माइनस 1 है। इसको हमने p मान रखा था, और p का मान और एक मान हमने माना है 1/y माइनस 2 था, और इसको हमने q मान रखा है। देखिए जरा, जो माना था वो हमने लिखा। अब p का मान जो भी हमारे पास आया है वो p के जगह पुट करेंगे, और q का मान जो आया है वो q की जगह पुट करेंगे। देखिए, तो 1/x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर, और p का मान कितना है? p का मान अपने पास है 1/3। यहां लिखेंगे 1/3, और इधर लिखेंगे 1/y माइनस 2 बराबर, q का मान क्या अपने पास आया है? तो q का मान भी आया अपने पास 1/3 आया है, तो 1/3। अब इसे सॉल्व करना है, ये आसान सी बात है। इसको इससे गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। इसको, इस पूरे पार्ट को इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? x माइनस 1 और बराबर 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। तो फिर x का मान कितना आ जाएगा? ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 आए कितना हो जाएगा? 4। तो ये अपने पास x का मान आ गया, और यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कीजिए आगे, तो y माइनस 2 बराबर 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 3, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5। तो अपने पास x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 5। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर होगा। है ना आसान? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको ना समझ में आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, अगर फिर भी ना समझ में आया होगा तो आप दोबारा इसे वॉच कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण आपके समक्ष है, और ये दिमाग खोलने वाला उदाहरण हम इसको कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपको हमने पीछे के क्लास में बताया था, सेम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को देखिए, उदाहरण संख्या कितना है? 19 है। क्वेश्चन है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर वो धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें। आपको दो बातें निकालनी है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये धारा के प्रतिकूल क्या है और धारा के अनुकूल क्या है। समझिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान के चलिए कि यहां पर एक बंदा है, इस बंदे का नाम है कलुआ।
हो सकता है कोई भी कलवा, आई डोंट नो। ये बंदा ये बंदा इधर जा रहा है, ठीक है, पूरब दिशा, ये पूरब दिशा है। और जो हवा है, हवा, वो भी, अगर हवा भी इधर ही गति कर रहा है, हवा भी अगर इधर ही गति कर रहा है और हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो हम हवा के अनुकूल जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये तो आसानी से पहुंच जाएगा, तेज चलेगा ना। तो जब ये भी इधर जा रहा था और हवा भी इधर ही जा रहा था, तो अनुकूल हो गया। तो ये क्या हो गया? अनुकूल। ये हो गया अनुकूल। और प्रतिकूल क्या होता है कि जब ये कलुआ जो भी है, ये जा रहा है इधर, कलुआ की गति है इधर पूरब की दिशा में, और हवा उधर से इधर बह रहा है। ये हवा है, ये हवा है, ठीक है। हवा मान लो, पानी मान लो, तो ये हवा है और हवा उधर से इधर आ रहा है। हवा इधर आ रहा है और हम उधर जा रहे हैं, तो हवा को टक्कर दे रहे हैं ना, तो ये हो गया प्रतिकूल। ये क्या हो गया? प्रतिकूल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। पानी में भी तो ऐसा होता है, नदी का बहाव, जिधर नदी का पानी बह रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो अनुकूल। लेकिन अगर नदी का पानी जिधर बह रहा है हम उधर से आ रहे हैं, तो प्रतिकूल। आई होप कि आपको ये अनुकूल और प्रतिकूल बेहतर तरीका से आपने समझ गया होगा। तो अगर आप अनुकूल और प्रतिकूल समझ गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसी क्वेश्चन को हम अगले स्लाइड में कॉपी करके फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए, अनुकूल प्रतिकूल आप समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये सबसे पहले आप ये फोकस करें महोदय कि आपको, अभी आपने देखा था कि पीछे जो भी क्वेश्चन दिया गया था इसमें हमें इक्वेशन मिल रहे थे, इसमें भी देखिए आपको इक्वेशन मिल रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पर आपको कोई इक्वेशन मिला? कोई इक्वेशन आपको नहीं मिला है। नहीं मिला है तो आपको निकालने पड़ेंगे। हम आपको एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे क्वेश्चन, फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए था कि आपसे पूछा क्या गया है। आप ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल, आपसे पूछा गया है, आपसे धारा की चाल पूछा गया है, तथा नाव की स्थिर पानी में चाल पूछा गया है। ये दो चीज आपसे पूछा गया है। धारा मतलब पानी है, और पानी जिधर बह रहा है उस पानी कितना स्पीड से बह रहा है वो आपको पता करना है। एंड सेकेंड, आपको ये पता करना है कि अगर पानी स्थिर रहता तो नाव जो चल रहा था वो नाव कितना स्पीड से चल रहा था। ये दो चीज आपको पता है, करना है। तो ये जो चीज आपको पता करना है, आप इसे एक को x और एक को y मान लेंगे। तो पहले हम यही काम करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे? माना कि, सॉल्व करते हैं इसे। माना कि क्या? धारा की चाल, धारा की चाल, इस धारा की चाल को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो बराबर x, और कि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा तथा अब कह रहे हैं कि नाव की स्थिर पानी में चाल, तो लिखेंगे नाव की स्थिर पानी में चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल, ये आपको पता करना है। तो ये कितना होता है? y किलोमीटर पर आवर। हमने ऐसा मान लिया है। ये दिमाग होना चाहिए कि आप यहां से भी पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज निकालने हैं। ये पता हो गया तब आप मान सकते हैं आसानी से। अच्छा, आप ये हमें ये बताइए, अगर अगर पानी इधर बह रहा है 30 के स्पीड से, कितना के स्पीड से? 30 के स्पीड से, और एक बंदा जो भी है, कलुआ, कलुआ भी इधर जा रहा है वो 20 के स्पीड से, ठीक है। या आप ये मान चलो कि ये पानी की चाल है 20 और कलुआ जा रहा है 30। अब बताओ जो टोटल चाल होगा वो टोटल चाल कितना हो जाएगा? तो चाल जो हो जाएगा, कुल चाल उस कलुए की, तो कलुआ जा रहा था 30 से और पानी जा रहा था 20 से, कुल मिला के ये 50 के स्पीड से गति करे, एकदम सोए जाएगा। लेकिन अगर कलुआ, पानी, हवा जो है, पानी इधर जा रहा था किससे? 20 की स्पीड से, और कलुआ इधर आ रहा है किससे? 30 से। अगर कलुआ इधर आ रहा है 30 से, पानी उधर जा रहा है 20 से, तो अब जो कुल चाल होगी वो कितना हो जाएगा? कुल चाल कितना हो जाएगा? तो ये चाल हो जाएगा, क्योंकि अगर कलुआ का स्पीड ज्यादा नहीं रहेगा, सोचो अगर पानी 20 से जा रहा है, कलुआ 30 से अगर नहीं था, कलुआ अगर 10 से आता तो पानी के साथ उधरे बह के चल जाता,
चल जाता ना। लेकिन कलुआ इधर आ रहा है 30 से, तो अब इसकी कुल चाल हो जाएगी 10। ज्यादा में से कम घटाना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं आप? तो ये देखिए, दोनों उधर ही जा रहा था तो अनुकूल, और विपरीत दिशा में जा रहा है तो प्रतिकूल। तो आप ये समझ गए कि कलुआ का चाल कितना होगा। कलुआ बोल रहे हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। और कोई शक्ल से काला होगा तो वो अपने आप पे मत लेना इसे, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर मानेंगे कि इसीलिए इसीलिए मान तो लिया है। अब लिखना है धारा के अनुकूल नाव की चाल, या अनुकूल दिशा में नाव। अनुकूल अनुकूल दिशा में अनुकूल दिशा में चाल। अनुकूल दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि दोनों चाल ऐड हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिकूल तथा तथा प्रतिकूल प्रतिकूल दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल ज्यादा होनी चाहिए, तो नाव की चाल हो जाएगी y, और उसमें से घटाना होगा धारा की चाल, तब तो आगे आएगा वो, तो वो y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना यहां तक, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। इतना आप समझ गए? इतना आप समझ गए तो अब आपको आगे समझने की बारी है। आप ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या करना है आपको। अब हमने जो मान रखा है उसके हिसाब से चलना है। एक फॉर्मूला आपको यहां पर काम आएगा। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम। अच्छा, आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल में कह रहा है कि 10 घंटे, अब सवाल को पढ़ के हिंट कर रहे हैं, 10 घंटे चला है तो 10 घंटे में अनुकूल गया है, प्रतिकूल गया है 30 किलोमीटर, और अनुकूल चला गया 40 किलोमीटर। यानी कि टोटल 10 घंटा वो ट्रेवल किया है, तो कुछ दूर कुछ समय तक वो प्रतिकूल दिशा में चला है, और फिर कुछ समय तक वो अनुकूल दिशा में चला है। लेकिन दोनों समय को और जोड़ देंगे तो ये 10 घंटे का समय होता है। तो चलिए अब सवाल के हिसाब से चलते हैं। सवाल में कहा गया है, तो हम सवाल के हिसाब से चलेंगे। सवाल में कहा गया है, यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार, या प्रथम शर्त से आप लिख सकते हो, पहला कंडीशन से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। प्रथम शर्त से क्या कहा गया, जरा इसको देखो। प्रथम शर्त से कहा गया है कि 10 घंटे में वो चला है टी। हम ऐसा मान के चले कि जब वो प्रतिकूल चल रहा था उसका समय T1 था, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल, डायरेक्ट ऐसा करते हैं, छोड़ो ये, दिमाग लगाओ। यहां देखो, प्रतिकूल चला है कितना दूर, 30 किलोमीटर, तो दूरी हमको मिला कितना, 30, और समय कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन चाल तो मुझे पता है। तो इसी फॉर्मूला में अगर देखो, यहां से अगर आपसे समय पूछा जाए कि समय का फॉर्मूला बताइए, तो समय को इधर भेजिएगा, चाल इधर आ जाएगा, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी और बटा में क्या हो जाएगा, चाल। और चाल आपने मान रखा है, दूरी आपको पता है, तो हम यहां पर काम कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति ने 30 किलोमीटर चला था, लेकिन 30 किलोमीटर क्या था, प्रतिकूल था। तो प्रतिकूल था तो 30 बटा चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों को ऐड किया जाएगा ना, ओके। और प्लस फिर कितना चला है, जरा देखो यहाँ, 30 किलोमीटर तो प्रतिकूल चला था और 44 किलोमीटर वो अनुकूल चलता है। यानी कि अब अपने यहाँ पर 44 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अभी वो प्रतिकूल नहीं था, अभी अनुकूल था। और अनुकूल, सॉरी यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ी हुई है, प्रतिकूल था तो चाल, देखिए प्रतिकूल स्थिति में मैंने आपको समझाया है कि जब प्रतिकूल था तो चाल y माइनस एक्स था। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा y माइनस एक्स, और यहाँ होगा x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि ये अनुकूल था। अच्छा, कुल दूरी जो भी चला है उसको 10 घंटे लगे हैं, तो ये अपने पास इक्वल टू 10। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे शर्त से कहा गया है, ठीक है। नाउ, या फिर आप लिख सकते हैं द्वितीय शर्त से, एक ही बात है, द्वितीय
शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है, जरा इसको देखें। सवाल में कहा गया कि 40 किलोमीटर और 13 घंटा समय लगाता है, 40 किलोमीटर चलता है प्रतिकूल और 55 किलोमीटर चलता है अनुकूल। तो समझिए, पहले दूरी दिया गया है 40, तो यहाँ लिखोगे आप 40 और बटा, फिर आप इधर लिखोगे प्लस 55 और बटा। पहले किसका नाम लिया है, प्रतिकूल का, तो प्रतिकूल कितना होगा, y माइनस एक्स चाल होगा, और अनुकूल क्या होगा, x प्लस वाई। और तब इसको समय कितना लगा है, तो समय लगा है उसको 13 घंटे का। समय कितना लगा है, 13 घंटा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन मिल गया, अब आपको यहाँ पे फिर मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ जो है वो भी यहाँ है और यहाँ जो है वही यहाँ है, तो हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं एक जगह सेटलमेंट। आधा मुन्ना इधर, फिर हम इसका बजाते हैं झुनझुन्ना। मान लेते हैं अब इसे, माना कि कितना, 1/y माइनस एक्स, ऊपर में एक ही मान है और नीचे में y माइनस एक्स, कितना का मान p मान लेते हैं, और फिर 1/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, इसको हम q मान लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अब इसको हम लिख सकते हैं 30, और इस पूरे के बदला में p, तो 30p। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे इसको किया जा रहा है, और ये हो जाएगा 44q बराबर कितना है, 10। अगेन हमारे पास नीचे समीकरण है, तो 40p प्लस 55q बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये आपके पास दो इक्वेशन मिल गए। अब आप इसमें से इसे सॉल्व करेंगे कोई भी तरीका से, तो हम इसको मानते हैं समीकरण 1, ये है अपने पास समीकरण 2, और इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और इसको मानते हैं समीकरण 4। अब इसे आप सॉल्व करके आपको मैं बताता हूँ, कोई भी विधि आप अप्लाई कर सकते हो, प्रतिस्थापन चाहे विलोपन। हम इसको ना विलोपन से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो देर लगेगा, ठीक है, प्रतिस्थापन ही लगा देते हैं। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 3 से, 1 से नहीं 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है, तो लिखिए 30p प्लस 44q बराबर 10। ये है, p का मान निकालते हैं, तो डायरेक्ट अब लिखते हैं। अब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो गया होगा, देखिए पहले तो ये पड़ोसी जाएगा इधर, तो इधर ही पहले लिखते हैं 10, और ये माइनस का हो जाएगा कितना, 44q, और इधर बचेगा 30p। तो अगर p का मान निकालना चाहेंगे तो ये 30 आ जाएगा नीचे, आएगा ना, थोड़ा सा एक स्टेप डाउन किया, मतलब शॉर्टकट कर दिया, यानी कि अपने पास p बराबर जो संख्या मिला वो कितना मिल गया, ये। आगे फिर इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं, समीकरण 5 मान चुके हैं ना, 4, तो इसको मानेंगे समीकरण 5। क्या मानेंगे, समीकरण 5, और ये मान समीकरण 3 या 4 कहीं भी आप डाल सकते हैं। 3 से चले हैं तो 3 में नहीं डाल सकते, 4 में डालना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा समीकरण समीकरण 4 एंड 5 से। तो समीकरण 4 आप लिखिए, 4 कितना है, 40p प्लस 55q बराबर कितना है, 13। p की जगह p का मान रखिए, तो 40, और p का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना में 10 माइनस 44q और बटा में 30, और ये प्लस 55q और बराबर 13। ये जीरो खत्म। अब इस 4 से गुना कर लीजिए, तो 10 चौका हो जाएगा 40 माइनस 44 गुना 4 होता है 176 क्यू। अब इस 3 से इधर गुना कीजिए, तो प्लस 55 और गुने 3, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, 165 क्यू बराबर, ये 3 नीचे रहेगा ही, उसको ट्रांसफर कीजिए उधर, तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। आप इसमें से अब इसे घटाइए, तो ये हमें मिलेगा माइनस में, कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा 176, 165, तो माइनस का मिलेगा 9 क्यू। ठीक है,
सॉरी 11 माइनस का 11, 65 10 75 76, 11 क्यू और ये प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40, तो उधर 39 है और माइनस का हो जाएगा 40, तो इधर कितना बचेगा -1 और इधर -11 क्यू। ठीक है, तो हम इधर क्यू रखते हैं, इधर हम अगर रखते हैं क्या रखते हैं क्यू, तो क्यू बराबर -1 और ये जाएगा माइनस का 11, तो क्यू का मान हमें मिल गया 1/11। अब इस क्यू के मान को इसमें डालेंगे तो हमें पी का मान मिलेगा। तो चलिए आगे करते हैं। क्यू बराबर 1/11 किस में रख रहे हैं, समीकरण 5 में रख रहे हैं। 5 में रखने पर, में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है जरा देखिए। 5 जो है उसको लिखिए, 10 माइनस पी बराबर है 10 माइनस 44 क्यू और बटा में कितना है, बटा में है 30, बटा में है 30, तो P बराबर 10 माइनस 44 और Q का मान कितना है 1/11 और बटा में कितना है 30। 11 से 44 4 बार में कट जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 और बटा में कितना हो जाएगा 30, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 6 बटा हो जाएगा 30, इसको काटेंगे तो कितनी बार में 5 बार में, तो P का मान हमें कितना मिल गया 1/5। ये अपने पास P का मान मिल गया और Q का मान आपको मिला हुआ है 1/11। हाँ लेकिन हमको ना P चाहिए था ना Q चाहिए था, हमको तो मजबूरी था P और Q निकालना। हमको क्या चाहिए था, तो हमने मान रखा था x और y, तो जो माना था x और y वो देखो यहाँ पर क्या आ गया था, हमने इसको P माना था इसको Q माना था, तो अब इसे निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/y माइनस एक्स बराबर P, और यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर था Q, तो आगे सॉल्व करो 1/y माइनस एक्स और P का मान कितना आया है, P का मान आया है 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 और इधर लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर और Q का मान 1/11 था, तो 1/11 सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, तो इसको अगर इससे गुना करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना रहेगा 5, y माइनस एक्स बराबर 5 और इधर क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 11। अब इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके x और y का मान निकलेगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण कहाँ तक हो रहा था, समीकरण 5 तक हो रहा था, तो समीकरण 6 और इसको मानना पड़ेगा समीकरण 7। अब देखिए इन दोनों को विलोपन लगा लीजिए, यानी कि इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ माइनस का x प्लस का y, देखो जरा माइनस का x प्लस y, चाहे आप यहाँ पर लिख लेना, दोनों समीकरण को जोड़ दो, इसको इसको जोड़ो, तो समीकरण 6 प्लस 7 करने पर, तो समीकरण 6 को लिख, इसको ऐसे लिख सकते हो y माइनस एक्स बराबर 5। अच्छा इसको मैं y को पहले x को बाद में लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, ऐड करो, ऐड करने में कोई चेंज नहीं करना होता है, तो ये खत्म, तो ये हो जाएगा 2y और बराबर 5 आएगा हो जाएगा 6, ये कर जाएगा कितनी बार में 3 बार में कर जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3, ये आपके पास y का मान आ गया। अगेन आप x का मान निकाल सकते हैं, ये y का मान आप इन दोनों में से कहीं रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, 1 से नहीं 6 से, 6 से। ठीक है, तो समीकरण 6 कितना है, y माइनस एक्स बराबर 5, और तो y का मान ही आपको पास आया है कितना, y का मान आया है 3 और माइनस एक्स बराबर कितना जाएगा 5, तो यहाँ जाएगा माइनस एक्स बराबर ये 5 और इधर आएगा तो 5 और ये आएगा तो 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा -2, x का मान आएगा -2। इसका ये मतलब था x का मान -2 आया और y का मान +3 आया। इसका मतलब कि जो चाल है आप यहाँ लिख देगा, आप यहाँ लिखोगे कि हमने x किसको माना था, धारा की चाल, यानी कि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है और
नाव की चाल, वायु मानन से तो नाव की चाल स्थिर पानी में 3 किलोमीटर पर घंटा है। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप ऐसे क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करें। आप आगे वाला एक्सरसाइज जब बनाओगे 3.6 का, तो पहला क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर प्रैक्टिस करना, आपसे बनेगा। कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपसे बनेंगे, और कुछ सवाल अगर फंस भी जाते हैं तो फिर उसे मैं आपको जरूर अगले क्लास में बताऊंगा। मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, समझते रहना, सीखते रहना। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करना। अच्छा लगे तो आप सबको बताइए, और खराब लगे तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।